इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जुलाई की वीकली करंट अफेयर कर रहे हैं। इसमें हमारे 3 वीक कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा लास्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, 4th वीक। तो इसमें हम करंट अफेयर करने जा रहे हैं 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Who is the newly appointed head coach of the Indian national men's football team? क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल मेंस फुटबॉल टीम के नए हेड कोच किसे अपॉइंट किया गया है, तो वो है मैनोलो मार्क्वेज। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, मैनोलो मार्क्वेज। एमएम से हैं दोनों ही और फुटबॉल टीम से हैं। तो जो भी हम फुटबॉल टीम के अपने हेड बनाना चाह रहे हैं, हमें उन्हें बोले प्लीज मान जाओ से मैनोलो मार्क्वेज। तो ये हैं मैनोलो मार्क्वेज जी और ये बन चुके हैं इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के हेड कोच। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पद्मश्री अवॉर्डी कमला पुजारी हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। आपसे पूछा जा रहा है जो पद्मश्री अवॉर्डी हैं कमला पुजारी जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस फील्ड के लिए जाना जाता है, उन्होंने किस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उसका आंसर है ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है कमला पुजारी जी, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। कमला पुजारी और ट्राइबल वुमेन फ्रॉम ओडिशा नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिजर्विंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ इंडिजीनियस वेराइटीज ऑफ पैडी। तो कमला पुजारी जी एक ट्राइबल वुमेन है, ओडिशा से हैं और इन्हें जाना जाता है जो इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इन्होंने 100 ऑफ इंडिजिनस वैरायटी जो है आपकी धान की, पैडी की, उनको प्रिजर्व किया है और उसी के लिए इन्हें दिया गया है पद्मश्री। 2019 में दिया गया था इन्हें। अब आप मुझे बताओगे सॉरी 2019 में और किसे पद्मश्री दिया गया था। हमने वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी देखे थे जिन्हें 2019 में पद्मश्री दिया गया था। आप बताओ। कोई भी बता दो। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि मात्र 19 साल की उम्र में उन्हें पद्मश्री दे दिया गया क्योंकि उनके मन में बचपन से ही जिद थी। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है मनोज बाजपेयी। ओके, तो इन्हें भी दिया गया है 2019 में ही पद्मश्री। She had been a leader in the participatory research program started by the MS Swaminathan Research Foundation in Koraput in 1994, which led to breeding of the high-yielding and high-quality rice variety Kala Zira. क्या बोला जा रहा है कि जो MS स्वामीनाथन थे, MS स्वामीनाथन आपको पता ही कौन है, ये रहे हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अगर आपसे सिंपल पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया लिखा होगा तो आपने MS स्वामीनाथन करना है। तो उन्हीं के नाम से एक प्रोग्राम चला था MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, एक रिसर्च प्रोग्राम जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसको लीड किया था और उसमें इन्होंने एक वैरायटी थी, राइस की वैरायटी, हाई यील्डिंग और हाई क्वालिटी, उसके ऊपर इन्होंने काम किया था और उसका नाम था काला जीरा। तो जनरली हम जब हिमाचल की कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं तो काला जीरा, हम सिंपल जीरा जो होता है जीरा को ही बोलते हैं, जो हम तड़के में भी डालते हैं जीरा। लेकिन यहाँ पे काला जीरा क्या है, एक राइस की वैरायटी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एप्पल की वैरायटी हमने अभी देखी थी HP के उसमें करंट अफेयर में कि HRHMN 99 थी, आपकी एप्पल की वैरायटी थी। वैसे ही जो काला जीरा है ये राइस की वैरायटी है। शी हैज प्रिजर्व्ड रेयर वेराइटीज ऑफ पैडी लाइक तिल्ली, मचकंटा, घनतिया एंड फूला। Normal followed in the 1960s, he is known as the father of green revolution in world. क्या बोला जा रहा है कि इन्होंने कुछ और वेराइटीज भी हैं पैडी की जिनको इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, उसमें से कौन कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए तिल्ली क्या है या मचकंटा क्या है या घनतिया क्या है या फूला क्या है, तो आपने ध्यान रखना है ये राइस आपकी क्या है, पैडी की वैरायटी है।
और नॉर्मन बोरलॉग, इनको बोला जाता है वर्ल्ड के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो आपने नॉर्मन बोरलॉग करना है। लेकिन अगर आगे इन इंडिया लिखा होगा तो आपने करना है MS स्वामीनाथन। और इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था नॉर्मन बोरलॉग को उसके 10 सालों के बाद ही 1970 में, फॉर हिज वर्क इन द डेवलपिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट। गेहूं की इन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटी थी वो तैयार की थी, उसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1970 में। Due to her efforts, the United Nations Food and Agriculture Organization declared Koraput a global important agriculture heritage site in 2012. क्या बोला जा रहा है कि इनके एफर्ट्स की वजह से जो आपका यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने डिक्लेयर किया है कि जो कोरापुट है, जहां से ये बिलोंग करती हैं, ओडिशा कोरापुट से, वो एक ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपको और आ गया यहाँ से कि FAO है जो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उसका हेडक्वार्टर है आपका रोम, इटली के अंदर। ये भी एक फैक्ट है, ये क्वेश्चन है आपका PYQ, तो इसको भी आपने लर्न करना है। Koraput was also selected by the United Nations for the Equator Initiative Award, which was presented to Pujari during the Earth Summit held at Johannesburg in South Africa in 2002. तो कोरापुट को साथ में सिलेक्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड भी दे दिया गया है इनको। कब? जब अर्थ समिट हुआ था आपका साउथ अफ्रीका के अंदर 2002 में। द फर्स्ट अर्थ समिट कब हुआ था? 1972 में हुआ था, और उस पर फोकस किया गया था आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट इश्यूज थे उनको एड्रेस किया गया था। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी इन्हें बेस्ट वीमेन फार्मर अवार्ड दिया है 2004 में। और ओडिशा के ही अंदर जो ओडिशा यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी की, उसका नाम भी कमला पुजारी जी के नाम पे ही रखा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। जिनको भी पद्मश्री, पद्म भूषण या खेल रत्न, भारत रत्न दिया गया हो, कभी भी हो सकता है आज से 10 साल पहले दिया हो, कभी भी दिया हो, लेकिन उनका अगर हाल ही में डिवाइस हो जाता है, निधन हो जाता है, तो वो न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए जो भी पर्सनैलिटी जिनका निधन हुआ है वो कौन सी फील्ड से थे, उनको पद्मश्री या पद्म भूषण जो भी अवार्ड दिया गया है वो कौन सी ईयर में दिया गया है, और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से या कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे ये आपकी ओडिशा से हैं, ओडिशा में भी पर्टिकुलर कहाँ से है? कोरापुट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेडेड द एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पॉलिटी पार्ट यहाँ से कवर हो रहा है। क्वेश्चन है, जो हमारी संविधान सभा थी उसके द्वारा कुछ मेजर कमेटियां, कुछ माइनर कमेटीज बनाई गई थी, तो उसी में से एक कमेटी थी आपकी एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। तो उसका हेड किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये भी आपका, नेशनल फ्लैग डे। ये हम कब मनाते हैं? 22 जुलाई को। थोड़ा सा कुछ डेज को रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने नेल्सन मंडेला डे पढ़ा था, तो वो कब पढ़ा था हमने? 18 जुलाई को। तो इस तरीके से पीछे के डेज भी मतलब आप रिवाइज कर लिया करो साथ साथ में। तो 22 जुलाई को हम मनाते हैं नेशनल फ्लैग डे टू कमेमोरेट द हिस्टोरिक डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द प्रेजेंट डे ट्राई कलर फ्लैग एज द ऑफिशियल नेशनल फ्लैग ऑफ द कंट्री। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें कितने कलर हैं? 3 कलर हैं, और सेंटर में है आपका उसमें चक्रा है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब हमने उससे मतलब क्या किया था, पूरी तरह से हमने उसे क्या किया था? अडॉप्ट किया था। तो वो किया था हमने 22 जुलाई 1947 को। तो ये है हमारा नेशनल फ्लैग। तो उसी दिन को याद करने के लिए हम मनाते हैं नेशनल फ्लैग डे हर साल 22 जुलाई को। 1906 में पिंगली वेंकैया, तो उन्होंने इसे क्या किया था? डिजाइन किया था। इसको डिजाइन करने का श्रेय जाता है उन्हें, पिंगली वेंकैया को। एक डायरेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बन गया यहाँ से स्टैट का, कि जो पिंगली वेंकैया है उन्होंने ही क्या किया है? इसको डिजाइन किया था 1906 में। अब पिंगली वेंकैया जी एक फ्रीडम फाइटर थे। कहाँ से थे वो थे आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पिंगली वेंकैया के बारे में दिया हुआ है, उनकी फोटो भी लगाई हुई है। और वो कहाँ पे पैदा हुए थे? आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम में। अगर एग्जैक्ट आपको याद रखना है तो मछलीपट्टनम में। ये भी आपका स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव बीन होस्टेड ऑन द 7th of August 1906 इन कोलकाता एट द पारसी वागन स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
अब आपको बोला गया है कि 7 अगस्त 1906 को पहली बार जो भारत का जो नेशनल फ्लैग था उसे क्या किया गया था, फहराया गया था। कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। और कौन सी जगह पे? पारसी बागान सिक्योर के अंदर। और इस तरीके से रही है कुछ जर्नी, आप इन फोटोज को देख सकते हो। 1906 में हमारा जो फ्लैग था अनऑफिशियल था और वो कुछ इस तरह का था। 3 कलर थे, ग्रीन, येलो एंड रेड। और आपको दिखेगा नीचे क्या बना हुआ है, एक क्रिसेंट शेप बनी हुई है, हाफ मून बना हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से साथ में एक और बना हुआ है। फिर उसी तरीके से 1907 में आपके जो बर्लिन कमेटी फ्लैग था फर्स्ट रेज किया गया था, इसको भीखाजी कामा के द्वारा 1907 में। फिर इसी तरीके से 1917 में कुछ ऐसी जर्नी आई। फाइनली जो हमारा अभी प्रेजेंट में है वो है आपका 1947 वाला, द प्रेजेंट ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक बारी यहाँ पे देखो, आप ये भी देख सकते हो कि जो बापूजी का चरखा है वो भी सेंटर में हुआ करता था, लेकिन फाइनली लास्ट में हमने किसे फिर एक्सेप्ट किया, जो व्हील है। 1917, the flag was modified to include saffron at the top, white in the middle, green at the bottom, with the crescent and star moved to the top left corner. अब कुछ कमिटीज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटीज आपने याद रखनी है, 8 मेजर कमिटीज थी, उसी में फर्दर कुछ सब कमिटीज थी। ये आप देख सकते हो खुद से। इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। सबसे ऊपर लिखी हैं आपकी 3 कमेटियां, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी या कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट। तीनों ही कमेटी के कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, यूपीएससी। यूपीएससी मेजर कमेटी में क्या आपने ट्रिक लिख लेना है आपने कहीं पे भी, यूपीएससी। यूपी से यूनियन पावर कमेटी, एससी से, एस से हो गया स्टेट कमेटी, सी से हो गया यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो तीनों कमेटी के कौन थे हेड? आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसी तरीके से जो प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी तो पीसी के थे सरदार पटेल जी, और जो एडवाइजरी कमेटी के भी थे सरदार पटेल जी, और ड्राफ्टिंग कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी आपको याद रहे ना रहे, 2 कमेटियां ऐसी हैं जो आपने भूलनी नहीं है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी एंड द सेकंड वन इज स्टीयरिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, और जो स्टीयरिंग कमेटी और रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी है इन दोनों के ही हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक तो यूपीएससी से आपको 3 कमेटियां याद होगी, उसके साथ ही आपने याद रखना है कि प्रोविंस में हमने पटेल जी को भेज दिया था एडवाइस देने के लिए, तो एडवाइजरी कमेटी भी साथ में हो गया। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी तो सबको पता होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी आपने भूल लेनी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और स्टीयरिंग कमेटी और रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसी तरीके से यहाँ पे माइनर कमेटी दी हुई है, जिसमें से एक हमने कर ली है एडॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी तरीके से कुछ और कमेटीज हैं यहाँ पे, इनको भी आप देख सकते हो। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपका पॉलिटी वाला पार्ट यहाँ से कवर हो जाता है। 1-2 कमेटी मैं आपको ट्रिक से याद करवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनर कमेटी में हाउस कमेटी लिखा है। हम क्या करते हैं, हमने किसी का हाउस पट्टे पे दे दिया है, लीज पे दे दिया है, पट्टे पे दे दिया है, तो हाउस कमेटी बी पटाभी सित्तारमैया। साथ ही साथ में हमने क्या किया, जब हम हाउस दे रहे थे पट्टे पे तो हमने चीफ कमिश्नर का प्रोविंस भी पट्टे पे दे दिया। तो 2 के हो गया आपके हाउस कमेटी एंड कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के बी पटाभी सित्तारमैया। अब नेक्स्ट आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द अशोक चक्र इन नेशनल फ्लैग। जैसे कि आज की डेट में आपको देखने को भी मिलता है, 1921 में महात्मा गांधी ने प्रपोज किया एक नया डिजाइन। उन्होंने कहा कि जो मैं चरखा चलाता हूँ स्पिनिंग व्हील, उसको भी क्या कर सकते हो आप, बीच में ऐड कर सकते हो। तो किया गया 1921 में कि ये प्रोग्रेस को सिंबलाइज करेगा, कि जैसे हम चरखे से मैं बोलता हूँ सभी को कि स्वदेशी पहनो, अपने देश का डालो, तो उसी तरीके से हम लगातार प्रगति कर रहे हैं, तो इसको भी बीच में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सब्सिक्वेंटली द अशोक चक्र, आपको पता है अशोक चक्र में कितनी स्पोक्स होती हैं, पहले ऐसे क्वेश्चन भी आते थे। 24 तिलियां हैं उसमें। तो 24 तिलियां वो क्या डेजिग्नेट करती हैं, वो ये डेजिग्नेट करती हैं कि 24 घंटे, 24 एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कि 24 घंटे लगातार हमारा देश तरक्की कर रहा है। तो एडॉप्शन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो 1931 में ऑफिशियल फ्लैग को जो ट्राई कलर है उसे अडॉप्ट किया गया। फाइनली फिर आपका 22 जुलाई 1947, ये डेट आपने लर्न करनी है कि जुलाई 22, 1947 को हमारी संविधान सभा ने जो अभी प्रेजेंट में हमारा नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट
थोड़ा सा पता होना चाहिए। डीप सैफरन कलर ये किस चीज को बताता है? ये बताता है करेज को, सेक्रीफाइस को और स्ट्रेंथ को। व्हाइट बोलता है पीस, ट्रूथ एंड प्योरिटी। ग्रीन बताता है फर्टिलिटी को, ग्रोथ को, ऑस्पिशियसनेस ऑफ इंडियन लैंड को। और अशोक चक्र बोलता है धर्म चक्र को, कि कंटिन्यूसली हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मॉइस्चर मीटर? बोला जा रहा है कि मॉइस्चर मीटर क्या है। तो मॉइस्चर मीटर एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट इन वेरियस सब्सटेंसेस। आपके जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस है उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, मॉइस्चर कंटेंट को मेजर कर रहे हो। तो उसके लिए जो इसका आप यूज करते हो वो है मॉइस्चर मीटर। कुछ इस तरीके का होता है देखने के लिए। The government held discussion on draft rules for moisture meters used for measuring moisture level in cereal grains and oil seed. आपके जो अनाज के दाने हैं या ऑयल सीड है उसमें अगर आपने मॉइस्चर का लेवल मेजर करना हो तो आप मॉइस्चर मीटर का यूज करते हो। मॉइस्चर मीटर एक स्पेशल डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है इसके लिए। It provides accurate reading that are crucially for determining the quality and storage suitability of these commodities. अगर आप सीरियल ग्रेन का आपको पता चलेगा वो कितनी उसमें नमी है ऑयल सीड में, तो आपको पता चलेगा उसकी क्वालिटी का और किस तरीके से आपको उसको स्टोरेज करना है। By measuring moisture level, farmers and traders can ensure better preservation, reduce risk of spoilage, and maintain optimal condition for storage and transportation. अगर किसी में नमी होगी तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को और अच्छे से ड्राई करेंगे ताकि प्रॉपर से हम उसको क्या कर सके, स्टोर कर सके। डायरेक्टली करेंगे तो नमी की वजह से वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसके लिए होता है मॉइस्चर मीटर। सिंपल से एक छोटी सी न्यूज़ थी। Question number 5, most important. Which state secured the first place under the best performing state category in the Prime Minister Swanidhi scheme? बोला जा रहा है कौन सा स्टेट है जिसने फर्स्ट प्लेस क्या किया, सिक्योर किया है अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। जो आपकी प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्कीम आपकी कब बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिस दौरान कोविड आया था। एसपी लिखा है यहाँ पे स्वनिधि, मतलब कि जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो ठेले लगाते हैं सब्जी या फ्रूट या कोई आपके भेलपूरी बेच रहे हैं, तो उनके लिए थी ये स्कीम। तो कौन सा स्टेट है जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इसमें, वो है आपका एमपी। मध्य प्रदेश हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम अंडर द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। और मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इज माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स started by the government in June 2020 to help street sellers after COVID-19. Most important. तो आपने ध्यान रखना ये शुरू कब हुई थी, ये हुई थी जून 2020 में, कोविड के बाद। क्योंकि आपके जो स्ट्रीट वेंडर थे उनका बहुत नुकसान हुआ था। अब कोई इंसान है जो डेली आपका क्या करता है ना, अपनी रेडी लेके जाता है, चाहे हो सकता है वो गोलगप्पे बेचते हो सकता है वो सब्जियां बेचते हो। तो आपको पता है कोविड के दौरान तो कोई भी नहीं जा रहा था, बाहर ही नहीं जा रहे थे लोग। तो जो स्ट्रीट वेंडर थे जो उस तरीके से क्या करते थे, अपनी दिनचर्या अपने घर का पालन पोषण करते थे, वो बिल्कुल ही डाउन हो गए थे, वो कर्जे में चले गए। तो उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे जो सरकार थी वो लेके आई थी पीएम स्वनिधि स्कीम, जिसमें उन्हें क्या किया जाता था, बट एक अमाउंट पे उनको लोन दिया जाता था और कोलेटरल फ्री लोन होता था। उसमें आपको क्या करना, आपको लोन दिया जाएगा और उस पर क्या था, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता था उनसे। बहुत बड़े बड़े अमाउंट पे नहीं लोन दिया जाता था, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, एक नॉर्मल अमाउंट पे दिया जाता ताकि वो लोग अपलिफ्ट हो सके। आफ्टर मध्य प्रदेश, असम हैज बीन रैंक्ड सेकंड इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड कैटेगरी। और मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे कौन है, असम है। इन द बेस्ट परफॉर्मिंग यूएलबी, जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें रही है आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली नंबर 1 पे। बस ये नंबर 1 आपने याद रखना है। बाकी दूसरे नंबर पे है आपका बृहद बेंगलुरु महानगरा पालिका और थर्ड नंबर पे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अर्बन लोकल बॉडी की बात करेंगे तो नंबर 1 पे है आपका दिल्ली का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और अगर स्टेट की बात करें तो नंबर 1 पे एमपी और सेकंड नंबर पे कौन रहा आपका, असम।
द अवार्ड इन द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन डे NULM जिसको बोलते हैं हम, डे मतलब कि दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है आपकी, उसके अंदर जो आपका नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है उसको भी साथ में अनाउंस किया गया, उसके अवार्ड भी अनाउंस किए गए, जिसमें टॉप किसने किया? केरला ने, विद केरला टॉपिंग द चार्ट इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग फॉलोड बाय यूपी एंड राजस्थान। तो आपका जो डे NULM है उसमें नंबर 1 पे रहा केरला, दूसरे नंबर पे रहा यूपी और तीसरे नंबर पे रहा आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement are correct regarding the 46th session of the World Heritage Committee? क्वेश्चन है कि आपका जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसका जो 46 सेशन हुआ, अभी अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो आपका 46 नंबर का जो सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, वो कहाँ पे हुआ? तो वो कहाँ पे हुआ था? इंडिया में हुआ, और इंडिया ने उसे पहली बार हम क्या कर रहे थे? उसको होस्ट कर रहे थे। तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। अब हम देखेंगे क्या है। पहला है आपसे, इंडिया इज होस्टिंग द की इवेंट ऑफ द यूनेस्को फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में हमने किया था, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि ये इंडिया का थर्ड टर्म था, तो ये गलत हो गया। तीसरी बोल रही है इंडिया विल कॉन्ट्रीब्यूट $10 मिलियन, ये भी बिल्कुल गलत है। हमने देखा था कि कॉन्ट्रीब्यूट किया था लेकिन $1 मिलियन, नॉट 10 मिलियन, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो ऑप्शन ए आपका हो गया करेक्ट। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 46th session of the World Heritage Committee at Bharat Mandapam। भारत मंडपम का आपका न्यू दिल्ली के अंदर, तो वहां पे इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। The World Heritage Committee meets annually and is responsible for managing all matters on World Heritage sites and deciding on sites to be inscribed on the UNESCO World Heritage List. India was elected to the 21-member World Heritage Committee WHC in the 23rd General Assembly in 2021 for a period of 4 years। तो 21 मेंबर में से इंडिया को भी इलेक्ट किया गया था इसका मेंबर, और भारत जो है 4th टर्म थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, जिसमें इंडिया को ऐड किया गया था उसका मेंबर। उससे पहले 3 बार हमें पहले भी इसका मेंबर बनाया गया था, और रही बात इसको होस्ट करने की, तो वो हमने फर्स्ट टाइम किया, और $1 मिलियन हमने क्या किया? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और इंडिया हैज इंस्क्राइब्ड 43 प्रॉपर्टीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद करना है, इसकी एक एक लाइन आपको लर्न होनी चाहिए कि भारत की कितनी ऐसी साइट्स हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर हैं, मतलब जिनको दे दिया गया है टाइटल। तो ये आपने लर्न करना है। 43 है, 43 में से भी 35 है कल्चरल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका गरबा बहुत फेमस है, गरबा भी आपका यूनेस्को के अंदर ऐड किया गया है। उसके बाद आपकी कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है वो भी इसके अंदर ऐड की गई है। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले मोहर्रम्स, तो उनको दिया जा रहा था, वो भी उस टाइम वो टेंटेटिव लिस्ट में आ गई थी, अब उन्हें दे दिया गया है, तो वो भी आपकी कल्चर में आ गई। तो 35 हो गई हैं अब आपकी, पहले 34 थे, तो हमने इसको पूरा एडिट करके पूरा प्रॉपर करके न्यू एडिशन डाल दी है आपको, तो अब 35 हो चुकी हैं कल्चरल, और 7 है नेचुरल। नेचुरल इन द सेंस जिसमें आपके नेचर पार्क भी आते हैं, तो 7th हो गई नेचुरल, 7 इसमें नेचुरल है, और एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए कि मिक्स्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, तो वो है आपकी कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है, और ये है हमारी इंडिया की मिक्स्ड हेरिटेज साइट। इसको आपने लर्न कर लेना है। तो ये दिख रहा होगा आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क। अ साइट इज कंसीडर्ड एज अ मिक्स्ड हेरिटेज साइट। क्या मतलब है? इट मीन्स मिक्स्ड का मतलब है इसको नेचुरल और कल्चर दोनों ही सिग्निफिकेंस बताई है यहाँ की। सिर्फ नेचुरल होता तो नेचुरल में डालते हैं, लेकिन यहाँ पे नेचुरल और कल्चर दोनों ही वैल्यू है, इसलिए इसको मिक्स्ड हेरिटेज साइट में डाला है, और इकलौती है भारत की तरफ से। कंचनजंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन सिक्किम इज होम टू माउंट कंचनजंगा, द 3rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये सिक्किम के अंदर ही है ना, इंडिया के अंदर है, और ये होम है आपका माउंट कंचनजंगा का। माउंट कंचनजंगा क्या है? आपकी वर्ल्ड की 3री हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 पे माउंट एवरेस्ट है, देन आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, और 3rd जो है आपकी वो कौन सी है? कंचनजंगा। द पार्क इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व
where there are a number of ancient original forests, mountain lakes, valleys and plains that support many species of flora and fauna. तो फ्लोरा फोना की बहुत सारी स्पीशीज हैं जो यहाँ पे हैं. ओरिजिनल फॉरेस्ट है, माउंटेन लेक, वैली, प्लेन, हर तरह का आपको एक बहुत ही सुंदर इन्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको हमने प्रिजर्व करके रखा है. नॉर्थ ईस्ट इंडियाज हिस्टोरिक म्यूजियम्स असम हैज बीन नॉमिनेटेड टू एंटर यूनेस्कोस पॉपुलर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. ऐसा हो सकता है कि इंडिया ने अगर होस्ट की होगी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की पूरी जो भी आपकी कमेटी की चेयरमैनशिप की होगी, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने नहीं बोला होगा, जरूर बोला होगा उन्होंने, और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला. जो म्यूजियम्स थे उन्हें इंक्लूड कर दिया गया यूनेस्को की पॉपुलर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में. वो भी कौन सी कैटेगरी के अंदर? कल्चरल. बहुत बड़ा टाइटल होता है ये. तो ये है आपके म्यूजियम्स. हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, अहोम किंगडम के थे, पूरा हमने डिटेल में देखा था. फिर आपको मैंने अहोम किंगडम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बताए थे, लचित बोरफुकान, जिन्होंने बैटल ऑफ सराय घाट लड़ा था 1671 में, है ना. So this is India's 43rd World Heritage Site and Northeast India's first heritage to get the status of Culture World Heritage. तो ये बन चुका है आपका 43rd नंबर का. एक तो ये पता होना चाहिए आपको, पहले 42 थे, अब कितने हो गए? 43. और 43rd नंबर का कौन बन गया? आपका म्यूजियम्स बन गया है. और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का आपका मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट में आती है ना, आपकी असम आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इस तरीके से जो 7 सिस्टर्स आती हैं, तो उसका ये बन गया है फर्स्ट. ये नहीं सोचना है आपने ऑल ओवर. कल्चरल कैटेगरी में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ से कोई भी नहीं था अभी तक, तो कल्चर में मिलने वाला ये पहला बन गया है म्यूजियम्स. तो ये यहाँ पे आपको सारे दिए हुए हैं कौन कौन से हैं. जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इसे टाइटल दिया गया था 2014 में. आपको पता है ये हिमाचल में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर है. तो 2014 में इसे क्या दिया गया था? यूनेस्को के अंदर क्या कर दिया गया था? नेचुरल्स में डाल दिया गया था, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. उसी तरीके से जो कालका शिमला है आपकी, बहुत सारे हैं ये सारी. अजंता एलोरा सबसे पहले जो थी ना आपकी, अजंता एलोरा ही थी जिनको सबसे पहले इसमें इंक्लूड किया गया था यूनेस्को के अंदर. तो इस तरीके से आपके सारे दिए हुए हैं. वेस्टर्न घाट है, होयसाला है, हम्पी है. यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस. आपका पेरिस और फ्रांस के अंदर है. ठीक है, फ्रांस पेरिस के अंदर आपका क्या है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है. और डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजौले. तो नाम पे नहीं जाना है कि नाम किसी मेल का लग रहा है, ये एक फीमेल है ऑड्रे अजौले, जो आपको यहाँ पे पिक में भी दिख रही होंगी. तो ये है डायरेक्टर जनरल यूनेस्को की. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Who received the prestigious गांधी मंडेला अवार्ड 2020? तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसने अभी हाल ही में गांधी मंडेला, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वो दिया गया है. तो उसका आंसर है रिगोवर्टा मेंचुतम. तो रिगोवर्टा मेंचुतम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फीमेल है, नाम पे नहीं जाना है आपने. और देखो आपसे अवार्ड का नाम देखो कैसा है, गांधी मंडेला. इसका मतलब है कि गांधी तो हमारे राष्ट्रपिता जी, उनकी बात की जा रही है, और मंडेला जी तो एक ही है आपके, नेल्सन मंडेला, जिन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी बोला जाता है. तो उनसे रिलेटेड है. तो प्राइज ये हो गया आपका. और साथ में जिन्हें मिला वो कौन है? रिगोवर्टा मेंचुतम. अब इसके बारे में ध्यान से सुनते हैं. नोबेल लॉरिएट रिगोवर्टा मेंचुतम रिसीव्स प्रेस्टिजियस गांधी मंडेला अवार्ड 2020. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्हें एक तो इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, गांधी मंडेला अवार्ड 2020. साथ ही साथ में इन्हें नोबेल लॉरिएट भी है, ये इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है. तो आप सोच सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये. द अवार्ड वॉज गिवन ऑन नेल्सन मंडेला's 106th बर्थ एनिवर्सरी. आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेल्सन मंडेला का जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो जुलाई में ही होती है, कौन से डे होती है? मैं वेट कर रही हूँ. उस दिन हम लोग इंटरनेशनल वो भी मंडेला डे भी मनाते हैं. और मैंने आपके लिए एक हिंट भी दिया था कि लोग जब इस स्टेज में पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं हमें सिर्फ वोट देने का राइट मिल गया है, और इन्होंने तो वोट देने के राइट के साथ साथ सोसाइटी के लिए इतना कुछ किया था. इससे बड़ा हिंट नहीं हो सकता है. 18 जुलाई. बिल्कुल सही आंसर, 18th of July को. The award was given on Nelson Mandela's 106th birth anniversary. The award is bestowed for promoting the values of Gandhi and Nelson Mandela, including community service and social development. तो बहुत इंपॉर्टेंट है.
अब गांधी एंड नेल्सन मंडेला की इन्होंने क्या किया, कम्युनिटी सर्विस के ऊपर काम किया था। गांधी जी ने भी यही किया था, ये नॉन वायलेंस की बात करते थे, और मंडेला जी भी वही करते थे। और जो नेल्सन मंडेला जी थे, ये तो गांधी जी की फिलॉसफी के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब इनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे, और इन्हीं की फिलॉसफी के ऊपर इन्होंने काम भी किया था। तो इन दोनों को भी मिला के आपकी आ गई है नोबेल लॉरेट रिगोबर्टा मेंचू जी, जो आपको यहाँ पे फोटो में भी दिख रही होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को, उन पर्सनैलिटी को जो क्या करते हैं, पीस और हार्मनी को प्रमोट करते हैं सोसाइटी में। And this year, the award has been given to Guatemalan human rights activist Rigoberta Menchutum, who has dedicated her life to advocating for indigenous rights. Most important. अब आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि बताइए ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये ग्वाटेमाला से है। और जो ग्वाटेमाला है ये आपकी सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है। मैंने आपको बताया था कि 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में भी जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है उसके बीच में आपकी क्या आता है, सेंट्रल अमेरिका आता है। और सेंट्रल अमेरिका के अंदर 7 कंट्री आती हैं, और उन्हीं 7 कंट्री में एक है ग्वाटेमाला, तो वहीं से है ये। और ग्वाटेमाला की जो कैपिटल है ना, वो ग्वाटेमाला सिटी ही है। जैसे पनामा की कैपिटल है, पनामा सिटी है, वो भी आपकी सेंट्रल अमेरिका में आता है। तो वहां से है ये, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, और इन्होंने पूरी लाइफ अपनी क्या लगा ली है, सोसाइटी के लिए। Rigoberta Menchú work has earned her numerous accolades, including the Nobel Peace Prize in 1992 and the Princess of Asturias Award in 1998. ये आपने याद रखना है, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। कब मिला था? 1992 में। अब आप मुझे बताओगे कि जो नेल्सन मंडेला जी थे उनको कब मिला था नोबेल पीस प्राइज? बस इनके 1 साल बाद मिला था। बता दो, मैंने तो हिंट भी दे दी। मैम क्वेश्चन रिपीट करना, सुनाई नहीं दिया। क्वेश्चन मैंने ये बोला कि जो आपकी रिगोबर्टा मेंचू जी हैं, इन्हें दिया गया था नोबेल पीस प्राइज 1992 में। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो नेल्सन मंडेला जी है, नेल्सन मंडेला जी को भी दिया गया था नोबेल पीस प्राइज, बट वो उन्होंने शेयर किया था साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ, तो उनको कौन से ईयर में दिया गया था? इन्हें 1992 में दिया गया था, उन्हें उसके अगले साल दिया गया था 1993 में। फिर 1994 में वो बन गए थे आपके साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए थे। और साथ में ही नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न भी दिया गया था। वो कब दिया गया था? आप सब रिवाइज नहीं कर रहे हो? भारत रत्न कब दिया गया था उनको? कमेंट सेक्शन में लिख दो। 1990 में। तो 1990 में उनको दिया गया था। हाँ जी, 1990 में दिया गया था भारत रत्न, और 1993 में दिया गया था उनको नोबेल पीस प्राइज, जो कि शेयरिंग में था। और साथ ही साथ में फिर 1994 में वो बन गए थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, जो आपका आइवरी कोस्ट है, या इसको कोटे डिवोयर भी बोलते हैं, रिसेंटली बिकेम द 53rd पार्टी टू विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा रहा है। जो इवोरी कोस्ट है, या आइवरी कोस्ट पढ़ सकते हो आप इसको, ये एक कंट्री है, ठीक है। कहाँ पे आती है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आती है, जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके अंदर। तो ये भी हाल ही में बोलते कौन आपका एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, उसका 53rd पार्टी बन गई है, तो वो ये बन गई है यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन का। अब एक चीज और, यहाँ पे ऑप्शन में आपको पेरिस एग्रीमेंट दिया है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिया है, और क्योटो प्रोटोकॉल दिया है। तो आपके लिए होमवर्क है, आपको पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था ये पता करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप इन्वायरमेंट से ये आपके क्वेश्चन सारे जो इन्वायरमेंट के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कल मैं आपसे पूछूंगी ये। Ivory Coast recently became the 53rd party to which of the following international agreement? तो ये बन गया है आपका यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन का। तो Ivory Coast joins UN वाटर कन्वेंशन एज 10th अफ्रीकन नेशन। इससे पहले 9 अफ्रीकन कंट्री ऑलरेडी हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन किया हुआ है। और आपका आइवरी कोस्ट या इवोरी कोस्ट, जो भी आपको
मतलब पढ़ सकते हो, तो वो 10th अफ्रीकन नेशन बन गया है। Ivory Coast, Cote d'Ivoire, has recently become the 53rd party to the 1992 United Nations Water Convention, officially known as the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes। तो ये आपका 53rd पार्टी बन गई है इसकी, और ये आपका यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन कब ये फॉर्म हुआ था आपका 1992 में, और ऑफिशियली इसे बोला जाता है कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंडरी वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। देखो वाटर बॉडी होती है, इंटरनेशनल लेक्स भी होती हैं, तो उनके ऊपर कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसके ऊपर काम करना है, वो करता है यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन, और इसके अंदर जो उसके मेंबर स्टेट हैं। जब हम एक मतलब इंटरनेशनल वर्ड पे हम जब स्टेट वर्ड कहीं पे भी आता है ना, तो समझ जाना वो कंट्री की बात कर रहा है। तो ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे है आपका कोट डिवोयर। अडॉप्टेड इन हेलसिंकी इन 1992 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1996। ये जो आपका यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन था, इसको अडॉप्ट किया गया था 1992 में हेलसिंकी में। हेलसिंकी क्या है आपकी कैपिटल है फिनलैंड की। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, फन करते करते कोई सिंक हो गया था, डूब गया था, तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है आपकी हेलसिंकी है। और ये 1996 में प्रॉपर से फिर फोर्स में आ गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ यूनिक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट प्रमोटिंग द सस्टेनेबल मैनेजमेंट of shared water resources, the implementation of the sustainable development goals। हमने सारे गोल्स पढ़ लिए हैं, तो बस उनके ऊपर ये काम करता है, किसी तरीके के कन्फ्लिक्ट से बचाता है, और किस तरीके से शांति बना के रखनी है जो भी आपका रीजन है, वाटर से रिलेटेड कोई किसी का डिस्प्यूट ना हो। जैसे कि आपको पता भी हाल ही में डिस्प्यूट चला हुआ है आपके बांग्लादेश, इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है जिसको वो सांगपो बोलते हैं, उसके ऊपर वो डैम बनाने जा रहे हैं। पहले भी उन्होंने बोला था, लेकिन अभी उसके ऊपर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग को रिलेट करते हैं उनसे। ब्रह्मपुत्र हमारे इंडिया में भी फ्लो करती है, बांग्लादेश में भी फ्लो करती है, तो इसलिए। और अब हम साथ में, चलो लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। द वाटर कन्वेंशन रिक्वायर्स पार्टीज टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड रिड्यूस ट्रांसबाउंडरी इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फर्स्ट एशियन मैन इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, एक बहुत ही बोल सकते हो आप रिस्पेक्ट वाली बात है। तो कौन है जो फर्स्ट एशियन मैन बन गए हैं, एशियन भी बन गए हैं फर्स्ट, और इंडियन तो है ही है, जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्या किया गया, इंडक्ट किया गया है। तो वो है हमारे इंडिया के वन ऑफ द फेमस लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज जी। ये दोनों ही टेनिस प्लेयर हैं आपके। फॉर्मर डबल्स वर्ल्ड नंबर 1 लिएंडर पेस एंड टेनिस ब्रॉडकास्टर, एक्टर एंड प्लेयर विजय अमृतराज became the first Asian man inducted into the International Tennis Hall of Fame। ये आपने लर्न करना है। Leander Paes and Vijay Amritraj made India the 28th nation represented in the Hall of Fame in Newport, Rhode Island। तो भारत अब बन चुका है, इन दोनों की इंडक्शन की वजह से ये दोनों ही इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो उसकी वजह से भारत हमारा क्या बन गया है, 28वां नेशन बन गया है पूरे वर्ल्ड में, जिसे क्या किया गया है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये हमारे लिएंडर पेस जी और अमृतराज जी। अमृतराज प्लेड फ्रॉम 1970 अंटिल रिटायरिंग इन 1993। 1970 में इन्होंने खेलना शुरू किया था और 1973 में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, और 15 ATP सिंगल टाइटल इन्होंने जीते हैं, और 399 मैचेस इन्होंने खेले हैं। और ये क्या है, रैंक एज हाई एज 18th इन द वर्ल्ड एंड हेल्प्ड इंडिया टू डेविस कप फाइनल इन 1974 एंड 1987। जो आपका 1974 में, 1987 में डेविस कप का फाइनल हुआ था, उसमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और बन गया मिसलेनियस का, कि जो डेविस कप है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, टेनिस से। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना। जो हम डूरंट कप हमने अभी हाल ही में पढ़ा था, तो डूरंट कप किस खेल से रिलेटेड है, वो अब आप कमेंट सेक्शन में लिखना। फुटबॉल। बिल्कुल, फुटबॉल। Pace was an 18-time Grand Slam champion in doubles and mixed doubles
who was selected in the player category after honing his trade in an Amrit Raj Youth Academy। तो पूरा बताया कि पूरी जर्नी जो रही इनकी 18 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रहे हैं ये, डबल में, मिक्स डबल में। और पेस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1996 में जो ओलंपिक गेम हुए थे अटलांटा के अंदर। अटलांटा कहाँ है? यूएस में। और ये भारत के पहले बन गए थे उस टाइम द ओनली मेडलिस्ट इन टेनिस की फील्ड में, ये जो इंडिया के लिए क्या लेके आए थे? मेडल लेके आए थे। तो ये आपका फिर से आपका एक मिसलेनियस का क्वेश्चन बन गया कि जो लिएंडर पेस हैं वो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1996 में जो आपके ओलंपिक गेम्स हुए थे। कहाँ पे हुए थे? अटलांटा यूएस में। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली जो फर्स्ट हमारी जो विमेन ऑफिसर कौन बन गई हैं आर्मी एयर डिफेंस से, जो सियाचिन ग्लेशियर में जिनकी क्या कर दिया? ड्यूटी लगा दी, डिप्लॉय कर दिया गया उनको ऑपरेशनली। तो वो है कैप्टन सुप्रीता सिटी। तो ये है आपकी कैप्टन सुप्रीता सिटी। तो साथ में फोटो भी लगी है इनकी कि इन्हें क्या किया गया, जो सियाचिन ग्लेशियर है वहां पे इन्हें डिप्लॉय कर दिया गया है। एंड कैप्टन सुप्रीता सिटी हु हेल्स फ्रॉम मैसूरू कर्नाटका। तो आपसे पूछा जाएगा ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये है आपकी कर्नाटका से, कर्नाटका में भी आपके मैसूरू से। हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। तो फर्स्ट वुमेन है आपकी, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉन हिज फर्स्ट एवर फॉर्मूला 2 विन एट द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स? तो रेस की बात हो रही है, कौन है जिन्होंने फर्स्ट एवर फॉर्मूला 2 विन जीत लिया है आपका हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में? तो वो है आपके कुश मैनी। तो ये है आपकी कुश मैनी जी। कुश मैनी अचीव्ड हिज फर्स्ट एवर फॉर्मूला 2 विन एट द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। सिंपल सा छोटा सा है, आपको बस मतलब एक वन लाइनर है, इसको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग इज द जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट विद द विपो? विपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विंग एग्जीक्यूटेड टू डेवलप प्रोग्राम्स फॉर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा इनिशिएटिव है जिसके तहत नीति आयोग ने एक जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट किया है, किसके साथ? विपो के साथ, कि हम दोनों मिलके क्या करेंगे, हम कुछ आपके प्रोग्राम डेवलप करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो वो कौन सा इनिशिएटिव है जो नीति आयोग ने स्टार्ट किया है? अटल इनोवेशन मिशन। ऑप्शन बी, नीति आयोग साइंड a joint letter of intent with the World Intellectual Property Organization under its Atal Innovation Mission aimed at building programs for innovation, entrepreneurship and for innovation, intellectual property for countries in the global south। जो भी आपकी सदर्न साइड में जितनी भी आपकी कंट्रीज पड़ती हैं वहां पे ये पूरा क्या करेंगे? कोलैब होके काम करेंगे उनको बूस्ट करने के लिए। एंड they will enhance understanding and awareness about IPR right। बहुत से लोग होते हैं ना जिनको पता ही नहीं होता अपने IPR राइट के बारे में, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो उसके ऊपर काम करेंगे फ्रॉम द स्कूल लेवल एंड अनलॉक द इनोवेशन पोटेंशियल ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज फॉस्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि पेटेंट वर्ड बहुत कॉमन है, फिर उसके बाद अपने बहुत अच्छी अच्छी इन्वेंशंस कर लेते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होता है तो उनकी वही चीज़ें चुराई जाती हैं और कोई फर्दर उसके ऊपर काम कर लेता है। तो उन सब चीज़ों को पता होना चाहिए इंसान को कि क्या हमारे IPR राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो उसके ऊपर ये काम करेंगे। तो इसके लिए नीति आयोग और विपो जो है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मिलके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, किसके अंडर? आपका अटल इनोवेशन मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विपो इज द नोडल इंस्टीट्यूशन दैट रिलीजेस द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एनुअली। एक और क्वेश्चन बन गया आपका कि बताइए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसे हर साल कौन सी नोडल इंस्टीट्यूशन है जो रिलीज करता है? तो वो है विपो। विपो क्या रिलीज करता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो रैंकिंग बताएगा कि इंडिया में क्या रैंक है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन रहा है इनोवेशन की फील्ड में। एज पर द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था तो आपने ध्यान रखना है 2024 की जब ये रिपोर्ट निकली थी उसमें जो भारत का रैंक था वो क्या था? 39। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन वाज द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एस्टैब्लिश्ड? जो आपकी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई है? उसकी स्थापना हुई है जुलाई 23, 1927, 23 जुलाई 1927 को। 23 जुलाई को ही हम मनाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। आपने एक पूरा का पूरा लिस्ट बनानी है जिसमें आपने इम्पॉर्टेंट डेज और उसके आगे देख कौन सा डे मनाया जाता है, उसकी थीम आपने याद रखनी है। कुछ कुछ जैसे हमने इम्पॉर्टेंट थीम्स भी की हैं, आगे से किया जाएगा नेक्स्ट मंथ से या उससे मतलब जब भी पॉसिबल हो पाएगा। डेज और थीम वो मतलब साथ में इंक्लूड कर लिया करेंगे। तो 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे होता है। इंडिया ब्रॉडकास्टिंग जर्नी बिगेन इन जून 1923 विद द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बेज फर्स्ट ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले जो भारत की जो ब्रॉडकास्टिंग जर्नी है वो शुरू हुई थी जून 1923 से। आपको पता है पहले सब रेडियो सुनते थे, उसी के थ्रू क्या होता था, प्रसारण होता था। द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी फिर फाइनली 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना कर दी गई, एस्टेब्लिश कर दिया गया। एंड मार्किंग द बर्थ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड radio broadcasting in the country, this date is now celebrated as National Broadcasting Day। और फिर हम उसे आज की डेट में क्या मनाते हैं, उसी दिन को याद करने के लिए जब हमारी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1927 को। तो उसी की याद में, उसी को याद करने की तौर पे हम हर साल 23 जुलाई को मनाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 23 साल, जब भी कोई भी इंसान होता है, मेल है फीमेल है, जब वो 23 साल की उम्र में होता है ना, वो अपने आप को ब्रॉडकास्ट करना चाहता है। वो हो सकता है अपना किसी भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट हो सकता है। 23 साल की उम्र में वो चाहता है कि उसकी एक पहचान बने, है ना, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, कोई मतलब नहीं है। तो जुलाई का महीना है, अभी एग्जाम दे के निकला है और उसको है कि मेरे को अपने आप को ब्रॉडकास्ट करना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। तो 23 जुलाई को होता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ऑल इंडिया रेडियो एमर्ज इन 1936। जो आपका AIR है ये एमर्ज हुआ था 1936 में, इवॉल्विंग फ्रॉम द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको पता है जो ऑल इंडिया रेडियो है वो एक्सपेंड हुआ रैपिडली, बहुत तेजी के साथ ग्रो किया ऑल इंडिया रेडियो। बाद में उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, आकाशवाणी। तो आज हम उसको क्या जानते हैं, आकाशवाणी के नाम से। कब किया गया, 1956 में। एमर्ज कब हुआ था ये, 1936 में, देश आज़ाद होने से पहले। और बाद में 1956 में इसका नाम क्या कर दिया गया, आकाशवाणी। द विविध भारती सर्विस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो विविध भारती सर्विस कब लॉन्च हुई थी, 1957 में, आकाशवाणी के एक साल के बाद। तो आज हम 13 क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल। तो इस वीक आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो 3 दिन आपकी करंट अफेयर की क्लास चलेगी, उसमें आपका जो ये लास्ट वीक बच गया है, फोर्थ वीक बच गया है जुलाई का, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ मैंने